कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हम कभी इस रहस्य को भेद पाएंगे सुकन्या? पद्मनी जीजी के यहाँ इतने दिन काम करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। तुमने वह डायरी पढ़ी क्या? अर्जुन ने पूछा। हम सारे प्रयास करेंगे और जब हमें सफलता नहीं मिलेगी तो हम वह करेंगे जो करना खतरे से खाली नहीं। सुकन्या ने कहा, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। उधर अदिति भी मिलने की जिद कर रही है। उसे कब तक समझा पाऊंगा? अर्जुन अफसोस करता हुआ बोला। अगर ये सब इतना सहज होता तो मैं। यह कहकर सुकन्या कहीं खो गई थी। वह शून्य में ताक रही थी। कैसे क्या करे कि एक पक्का सबूत हाथ आ जाए, क्योंकि यहाँ कानून से ज्यादा गांव वालों के सामने सबूत पेश करना जरूरी है। अब तो एक ही रास्ता था, पद्मनी जीजी का पीछा करना, पर वो भी आसान नहीं था। अगर वह काम नहीं करेगा तो भी पद्मनी जीजी उसे नहीं छोड़ेगी। बस एक सबूत मिल जाए या कोई भरोसेमंद साहसी व्यक्ति मिल जाए जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वह और सुकन्या तो पद्मनी जीजी की नजरों में थे। चौकीदार से भी ज्यादा मदद नहीं मिली थी। बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह उस कैमरे का एसडी कार्ड ले आया जाए। अर्जुन और सुकन्या दोनों ही परेशान थे, पर परेशानी का हल खोजना ही पड़ता है। और फिर एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब जान ही क्यों न चली जाए, वह इस रहस्य को उजागर करके ही मानेगा। इस तरह भी जिंदगी तो बर्बाद ही है। ना वह अदिति का साथ दे पा रहा है और सुकन्या वह भी न्याय पाना चाहती है, पर जो रास्ता वह जानती थी उससे तो कभी न्याय नहीं मिल सकता। उस दिन वह काम करता रहा। पद्मनी जीजी के हिसाब किताब का लेखा जोखा तैयार करते हुए उसे हैरत हो रही थी कि यह औरत जो अधिकतर गांव में ही रहती है, वह इतना पैसा कहाँ से लाती है। 2 महीने बीतते बीतते पद्मनी जीजी का अर्जुन पर से विश्वास कायम हो गया था। अब यह विश्वास था या उन्हें यह भ्रम था कि यह लड़का अब उनके विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ अर्जुन का काम खत्म हो रहा था। इसके बाद वे अर्जुन के लिए कुछ सोच रही थी। छोरा अठे तो अब काम कोनी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि तन्ने शहर के ऑफिस में लगा दूं। बोल करोगे? शहर में ऑफिस? अर्जुन की आंखें हैरत से खुली हुई थी। अरे आपनो ऑफिस है, वठे थारे वास्ते काम है। हरिया तन्ने बता देगा। अगले महीने से वहीं जा। पद्मनी जीजी अर्जुन की स्थिति देखकर हंस पड़ी थी। अर्जुन उस दिन परेशान सा घर आया। उसने जीवन को सरलता से जिया था। ये षड्यंत्रकारी उसे पता नहीं थी, पर पद्मनी जीजी के रहस्य जैसे जैसे सामने आ रहे थे, वह परेशान हो रहा था कि इतने बड़े मायाजाल का आखिर सिरा कहाँ है। उसे खोजकर वह इस रहस्य को भंग कर दे। घर आया तो सुकन्या कहीं दिखाई नहीं दी। वैसे तो आंगन में ही काम करते मिल जाती थी। भाभी सुकन्या कहाँ है? आज तो कोप भवन में है। दोपहर से कमरे में बंद है थारी सुकन्या। माँ ने बुलाया तो अभी कोना निकल के आई। और माँ वो कहाँ है? माँ बाबूजी खेत में काम कर रहे हैं। लोगा को तो आराम करवे है। नौकर जो मिले है काम करवे को। आनंदी बड़बड़ाई जा रही थी। वह सुकन्या को अभी तक अपना नहीं पाई थी और उस पर गुस्सा करती रहती थी। अर्जुन कमरे में पहुंचा तो सुकन्या चिंता सी बिस्तर में पड़ी थी। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार तो नहीं था। फिर क्या हुआ? सुकन्या क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? अर्जुन ने उसे हिलाया। सुकन्या पलटी तो वो डायरी दिख गई अर्जुन को, जो शायद आज सुकन्या पढ़ रही होगी। पर जब सुकन्या ने अर्जुन की ओर देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई लाल थी, जैसे बहुत रोई हो। तुम रो रही थी? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम भी रोगी तो कैसे काम चलेगा? ये सुनकर सुकन्या की आंखें छल छला आई और वह आंसू पोंछने का प्रयास करने लगी।
तभी अर्जुन ने वो डायरी उठाकर रखनी चाही तो सुकन्या ने उसे छीनकर कलेजे से चिपका लिया। आखिर बात क्या है सुकन्या? तुम इतनी दुखी और परेशान तो आज तक नहीं दिखी। क्या किसी ने कुछ कहा है? अरे भाभी की बातों का बुरा मत मानो। वो अदिति की दशा का जिम्मेदार तुम्हें मानती है, इसीलिए कड़वा बोल देती है। चलो उठो, अब मुंह धो लो, आंसुओं ने चेहरा बिगाड़ दिया है। अर्जुन ने सुकन्या को समझाने की कोशिश की। सुकन्या अब भी खामोश थी। कभी कभी आंसू बह आते थे गालों पर। आखिर अर्जुन उसके पास बैठ गया। सुकन्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुकन्या, कुछ बोलो तो सही। आखिर हुआ क्या है? मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैंने ऐसा नहीं किया तो अपना नाम बदल दूंगी। आंखें आंसुओं से भरी और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ा रही थी। कुछ शब्द अर्जुन के पल्ले पड़े और कुछ नहीं। होश में आओ सुकन्या, ये क्या बड़बड़ाई जा रही हो? शकल देखी है आईने में, शांत होकर मुझे बताओ पूरी बात। अर्जुन ने सुकन्या को लगभग झिंझोर डाला था। इस बार जैसे सुकन्या होश में आई। अरे आप, कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? अरे यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि बात क्या है। अरे काम का समय है, भाभी के सोचेगी। और बेचारी माँ, वह खेतों में कैसे काम करेगी? घुटनों में दर्द है उसके। सुकन्या, बाहर सारे काम हो रहे हैं, पर तुम्हें पहले मेरी बात का जवाब देना है। आखिर आज तुम्हारी यह स्थिति क्यों हुई? क्या तुमने वह डायरी पढ़ ली? कुछ समझ आया उसमें? अर्जुन ने अभी भी सुकन्या का हाथ नहीं छोड़ा था। इस बार सुकन्या खुद को रोक न सकी और अर्जुन के गले लिपट गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। सामने पानी की बोतल रखी थी। उसने सुकन्या की पीठ पर हाथ फेरा और उसे बस चुप होने के लिए कहता रहा। जब गुबार निकल गया तो उसने पानी की बोतल सुकन्या की ओर बढ़ा दी, उसके आंसू पोंछे। अब बताओ कि बात क्या है? तुम्हें आज से पहले ऐसा नहीं देखा मैंने। कल काम पर जाओगे तो मेरा एक संदेश हरिया दादा तक पहुंचा दोगे क्या? सुकन्या ने उसकी बात का जवाब देने की जगह जब यह कहा तो अर्जुन हैरत में पड़ गया। हरिया, उससे क्या काम है सुकन्या? और मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया तुमने। देखो सुकन्या, मैं जानता हूं कि तुम बेवजह तो रो नहीं रही हो, और मैं ये भी जान गया हूं कि यह इस डायरी से संबंधित है। तो अब तुम मुझे सच बताओगी कि नहीं? अर्जुन सुकन्या की बात से हैरान परेशान हो उठा था। तभी सावित्री की आवाज सुनाई दी। छोरा, बहू ठीक तो है? आज कमरे से निकली कोनी। आ जाओ बाहर, चाय बन गई है, ठंडी हो रही है। सुकन्या यह सुनते ही बाहर निकल गई, पीछे पीछे अर्जुन। सुकन्या का उतरा चेहरा देखते ही सावित्री गुस्से में आ गई। के बात हो गई बहू, मन्ने साची बोल। छोरा, थारो दिमाग ठिकाने से है? ऐसो के बोल दियो बहू से। देखो इको हाल, बरसों की बीमार लाग रही थी। पर माँ, मैं तो काम पर था। अर्जुन आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सावित्री ने उसे टोक दिया। देख छोरा, हमारी बहुएं हमारे वास्ते बहुत मायने रखे हैं। थे दोनों भाई, कान खोलकर सुन लो। अगर जे रोई तो थारो जे घर से पत्ता साफ समझो, समझे। बाहर सावित्री के पास बैठी सुकन्या पहले से सामान्य हो गई थी। सावित्री के पास बैठी सुकन्या को देख आनंदी धीरे धीरे बड़बड़ कर रही थी। देखो महारानी के ठाट, जादू करने में माहिर है, कैसे चिपट के बैठी है माँ से। और एक मैं जो काम कर करके मरी जा रही हूँ। अरे आनंदी, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? जोर से बोल तो। मनु पता है कि तू मन्ने कोस रही है, पर चिंता कोनी कर, इतनी जल्दी म्हारे से पीछा कोनी छूटे। सावित्री हंसते हुए बोली। आनंदी घबरा गई थी। सावित्री चूल्हे के पास आ बैठी थी। ला मैं बनाऊं रोटी, तू जाकर काम कर ले, और काम कर ले। दीदी, बर्तन मैं धो दूंगी,
आप सबके लिए भोजन परोस दो, सुकन्या ने कहा। माहौल शांत था। अर्जुन और उसकी माँ ही रह गए थे। चूल्हे के पास छोरा, कोई बात परेशान कर रही है थारे को, बहू कुछ बोली। माँ, पद्मनी जीजी मुझे शेर भेज रही है काम वास्ते। यहाँ अब काम कोनी, 1 तारीख से शहर जानो है। तो अर्जुन ने घर वालों को सच्चाई बताना सही नहीं समझा। ए लो फिर से शहर, मैं बात करूँ पद्मनी जीजी से। अरे अट्ठे ही काम दे दे, शहर से इतनी मुश्किल से पीछो छूटो। माँ, शहर में रहनो नहीं है, बस रोज आनो जानो है। मैं अब ना रहूं शहर में। रात को सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए। सुकन्या और अर्जुन कमरे में आ गए थे। अब सुकन्या सामान्य थी। अब बताओगी तुम, आखिर ऐसा क्या हुआ था? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, बस माँ की याद आ गई थी। सुकन्या ने सिर झुकाए हुए कहा। माँ की याद? अरे तो रो क्यों रही थी? चली जाती ना उनसे मिलने। माँ, कहाँ चली जाऊँ मिलने? कैसे जाऊँ मिलने? क्यों? यहाँ कौन तुमसे सवाल करता है? माँ को बोलती और चली जाती, मुझे बता देती तो मैं छोड़ आता। शादी के बाद मिले ही नहीं उनसे। तुम बस हरिया बाबा को बोल देना कि मुझसे मिल ले, पर ध्यान रहे कि पद्मनी जीजी ना सुने यह बात, सुकन्या ने कहा। ठीक है, अब तुम हरिया बाबा से ही कह लो मन की बात। वैसे शहर भेज रही है पद्मनी जीजी। अर्जुन ने सुकन्या को 2 दिन की सारी बात बता दी। अरे यही तो उस औरत की चालाकी है, वह किसी को 1 या 2 महीने से ज्यादा कहीं टिकने नहीं देती। आदमी कुछ सबूत भी ढूंढे तो कैसे? सुकन्या ने कहा। क्या तुम्हें पता था कि मुझे भी 1 या 2 महीने में चलता करेगी? और तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो यह बात? अर्जुन ने पूछा। पता तो नहीं पर सुना है ऐसा, यही करती आई है वो। तुम बहुत चालाक हो सुकन्या, तुमने यहाँ माँ की बातों में मुझे उलझा दिया। ये नहीं बताया कि तुम आखिर रो क्यों रही थी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ना सही, फिर ना तुम मुक्त हो सकती हो और ना ही मैं। हम अपने ही राज नहीं बताएंगे एक दूसरे को, तो पद्मनी जीजी के राज तो खुलने से रहे। अर्जुन गंभीर था और 100% सच बोल रहा था। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। रही रोने की बात, तो सच में माँ की याद आ गई थी। वो माँ जिसकी हल्की सी छवि याद है मुझे, जो गुम हो गई पद्मनी जीजी के इस काले साम्राज्य में, उसकी तलाश थी मुझे। सुकन्या का बोलते बोलते गला भर आया और अर्जुन आश्चर्यचकित था। ये क्या कह रही हो सुकन्या? अभी तो मिले थे शादी में उनसे, वो माँ ही तो थी तुम्हारी, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अर्जुन हकलाते हुए बोला। वह हैरान परेशान था कि जितना पद्मनी जीजी के रहस्य जानने की कोशिश करो, उतना ही और उलझते जाती है। क्या इसके सिरे तक वह कभी पहुंच पाएगा? यह पढ़ लो आप, फिर मैं सच्चाई बता दूंगी। इसको बिना पढ़े आप मेरी पीड़ा की सच्चाई नहीं समझ पाओगे। और हाँ, पहले अच्छे से पढ़ो, तब कुछ पूछना। अर्जुन ने डायरी उठा ली थी, अब तक जिसको वह बेकार समझ रहा था। अगर उस डायरी में ऐसा कुछ है तो सुकन्या का उससे क्या संबंध है? अर्जुन उसे पढ़ता रहा। कुछ शब्द समझ में से परे थे, कुछ धुंधले थे, पर जब वह उसे पूरा पढ़ चुका तो उसकी आंखें भी गीली हो गईं। यह किसी औरत की दर्द भरी दास्तां थी, तो उसने शायद पद्मनी जीजी से नजर बचाकर लिखी थी। उसमें आखिर में लिखा था, जिंदगी तो मालूम है मेरी नहीं, पर दास्तां मेरी है। कभी तो पहुंचेगी मेरी चीखे सही हाथों में। खोजती हूँ उसे जो फूल बनकर लिखी थी, खिली थी, और जो सुख की डली थी, जिसकी बातें सुनने को तरसते हैं कान। वह मुझसे दूर कहीं और है अनजान। कभी उसे यह मिलेगी किताब जो मेरी जिंदगी का है आफताब। बहती रहे यमुना, उसे कभी ना हो कोई गमना तुम्हारी।
नाम नहीं था, पर सुकन्या को इसे पढ़कर दुख क्यों हुआ? अर्जुन अब भी तार नहीं जोड़ पा रहा था। रात का 1 बज गया था। नींद दस्तक दे चुकी थी। दिन भर का थका अर्जुन सो गया था। अर्जुन के सोने के बाद सुकन्या ने वह डायरी उठा अपने तकिए के नीचे रख ली। तभी लैपटॉप पर कुछ आवाज सी हुई। देखा तो सुरंग में कोई हलचल थी, पर नेटवर्क सही से न मिलने के कारण वह अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही थी। सुबह अर्जुन देर से उठा। सुकन्या आनंदी के साथ काम कर रही थी। जब अर्जुन तैयार होकर जाने लगा तो सुकन्या ने एक कागज का टुकड़ा अर्जुन को पकड़ा दिया, यह कहते हुए कि इसे हरिया बाबा को दे दे, पर किसी को कानो कान खबर ना हो कि तुमने उन्हें कुछ दिया है। अर्जुन ने हामी सिर हिलाया और रास्ते में उस कागज के टुकड़े को पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे आकर पुरानी जगह मिलो, बस यही लिखा था। पुरानी जगह? कौन सी पुरानी जगह? पहेलियों सी बन गई थी हर बात। पद्मनी, सुकन्या, हरिया, व डायरी, सब पहेली ही तो थे। अर्जुन अभी तो रेशमी प्रथा की पहेली में उलझा हुआ था। अदिति से भी 2 दिन से बात नहीं हो पाई थी। अर्जुन घर से निकला तो सुकन्या की बातें मन में तूफान मचा रही थी। कहाँ फंस गया है वह? कितनी आसान जिंदगी थी उसकी। जेब में फोन घनघना रहा था। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। अब यह कौन लगातार फोन कर रहा है? सोचते हुए जेब से फोन निकाला। 10 मिस्ड कॉल अदिति के। माथा पीट लिया उसने अपना। कल रात के और अभी के मिस्ड कॉल पड़े थे और वह खोया हुआ है इस चक्रव्यूह में। उसने तुरंत अदिति को फोन लगाया। आप ठीक तो हो? कब से फोन कर रही हूँ आपको। आपने मना किया था कि मैं फोन ना करूं, पर आपने वादा तोड़ दिया है। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए फोन कर लिया। आप तो भूल गए जी। एक सांस में अदिति बोलती चली गई। माफ कर दे अदिति, काम बहुत ज्यादा था, समय ना मिला तो तू चिंता मत कर, सेहत पर असर होगा। अर्जुन पछता रहा था। आखिर अदिति को यह सब क्यों भोगना पड़ रहा है? उस बेचारी का क्या दोष था? उसी के कारण आज उसकी यह दशा है। सेहत? कैसी बातें करे आप? आपके बिना भला सेहत कैसे अच्छी रहेगी? आपको देखने का बहुत मन है जी। महीने सदियों से लंबे लग रहे हैं। सच ही तो बोल रही थी अदिति। 2 महीने से अर्जुन उससे नहीं मिला था। गांव में नॉर्मल कॉल हो जाए वही बहुत है। नेटवर्क ही नहीं आता है, वीडियो कॉल कैसे हो? देख अदिति, अगर तू चाहे कि मैं ठीक रहूं तो तुझे अपना ध्यान रखना होगा। मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा, फिर हमेशा तेरे साथ रहूंगा। डॉक्टर को गई थी जी। डॉक्टर ने आपके लिए पूछ रही थी। अदिति अब शर्मा सी गई थी। अच्छा, अपना ध्यान रखना अदिति। मैं काम पर आ गया हूँ, शाम को बात करता हूँ। अर्जुन पद्मनी जीजी की हवेली के सामने था। फोन कट गया था। सामने ही पद्मनी जीजी और हरिया थे। उसे देखते ही पद्मनी जीजी बोली, आज अट्ठे को काम खत्म कर दे छोरा, और लेन देन को जो नए रजिस्टर तुमने बनवायो है वो मेरे पास रख दे। कल से नए काम पे जानो है। जी पद्मनी जीजी, जैसी आज्ञा। अर्जुन यह कहकर जाने लगा। हरिया, जा समझ ले कौन सा रजिस्टर कट्ठे है और किसमें क्या है। रकम वापसी के लिए इनकी जरूरत पड़े है। कमरे में पहुंच अर्जुन ने वह कागज का टुकड़ा उसे दिया और बताया कि ये सुकन्या ने दिया है। कागज का टुकड़ा ले हरिया ने पढ़ा और संदेह की नजरों से अर्जुन को देखने लगा। फिर बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया और करीब आधा घंटे बाद लौटा। पद्मनी जीजी अब अपने कमरे में चली गई थी शायद, और वहां वे किसी से बात करने में मशगूल थी। तुमसे सुकन्या ने मेरे बारे में क्या कहा? हरिया आकर फुसफुसाकर बोला, कुछ नहीं, आप तो उसके बाबूजी हो ना। आपने ही तो उसका कन्यादान किया था। आप ही तो पिता है उसके। अर्जुन ने एक एक शब्द इस अंदाज में कहा था कि हरिया के दिल पर धक्का सा लगा। सुकन्या ठीक तो है, कुछ हुआ है क्या उसके साथ? देख छोरा, सुकन्या मेरे कलेजों को टुकड़ा है। वैसे उसे परेशान मत करना। यह सब बातें
इतने धीमे स्वर में हो रही थी कि कोई तीसरा ना सुन ले। रजिस्टर के पन्ने पलटता हुआ अर्जुन बोला, कलेजे के टुकड़े को कोई ऐसे जंजाल में फंसाता है। कल से रो रही है वो, पता नहीं क्यों, पर पूरी बात नहीं बताती। धन्य हो आप जो अपनी ही बेटी को इस संकट में उलझा मुझे धमका रहे हो। हरिया रजिस्टर ले पद्मनी जीजी के कमरे की ओर चला गया। अर्जुन अपना काम करने लगा। उसने उन रजिस्टरों का काया पलट ही कर दिया था। सब व्यवस्थित हो चुका था। अब बस तारीख के अनुसार जमाने थे। 1 घंटे बाद अर्जुन का काम लगभग समाप्त ही हो गया था। तभी हरिया ने वहां आकर एक लिफाफा उसे पकड़ाया। ये लो, पद्मनी जीजी ने थारी मेहनत को पीसो दिया है। अर्जुन ने लिफाफा खोला तो पैसे थे। पद्मनी जीजी जाकर बोली, अब जा हरिया संग और शहर में ऑफिस का काम समझ ले और देख ले। काम में विश्वास बहुत जरूरी है। शहर में काम करनो है, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, ये सवाल हमारे काम में नहीं उठने चाहिए। समझा दिए हरिया। संदेह और धोखा हमारे काम में आड़े ना आवे। काम हो गयो तो चाल, इसकी चाबी मने दे, पद्मनी जीजी को थमा देऊं। हरिया ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा। करीब आधा घंटे बाद वह हरिया के साथ कार में था। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। तुमने सुकन्या का संदेश तो पढ़ ही लिया होगा। कोई सवाल नहीं है तुम्हारे मन में? हरिया की आवाज बदली हुई और गंभीर थी। सवाल? अरे सवालों में इस तरह उलझा हूं जैसे मकड़ी जाले में उलझी रहती है, पर जवाब कौन दे। वह कल दिन भर रोई, पूछ पूछ कर थक गया। बस एक ही बात, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अर्जुन ने कहा, बात तो सही कही छोरी ने, लेकिन अब तुम भी सब जानते हो। हरिया की बात अधूरी ही रह गई। अर्जुन बीच में ही बोल पड़ा, क्या जानता हूं मैं? कुछ भी तो नहीं। आप उसके शायद पिता नहीं हो, और वह उसके जिसके लिए रो रही थी वो शायद उसकी माँ है, पर जो माँ मैंने देखी वो उसकी माँ नहीं है। यही सच है ना? सुकन्या कौन है? आप कौन हो? उसकी माँ कौन है? आपके साथ जो औरत आपकी पत्नी बनी थी वो कौन है? आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। फिर आप कह रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ। अर्जुन अपना आपा खो बैठा था। मेरी अदिति को मुझसे अलग कर दिया। मेरे माँ बाप को जात बाहर करवाने की धमकी दी। मेरा दूसरा ब्याह करा दिया और इसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अब बोल रहे हो कि मैं सब जानता हूँ। अरे मैं तो इस गोरख धंधे में ऐसा मूढ़ा बन गया हूँ कि ना जी पा रहा हूँ और ना मर पा रहा हूँ। और आप, हो गया तुम्हारा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुकन्या की कहानी भी और पद्मनी जीजी की सच्चाई भी। जो तुम्हारा लक्ष्य है वही मेरा भी। हम कितने समय से सबूत खोज रहे हैं और तुम 4 महीने में घबरा गए। हमारी मंजिल एक है पर रास्ते अलग अलग, लेकिन अब मंजिल और रास्ता एक ही रखना होगा, तब सबकी जिंदगी पटरी पर आएगी। आप कब से पद्मनी जीजी के साथ, और यह सब क्या है? मेरा दिमाग चकरा रहा है। आप मुझे सब साफ साफ बताएंगे। हम कब से साथ हैं और जीजी के इतने खास कैसे बने? इसके पीछे लंबी कहानी है। पर सुकन्या क्यों रोई? क्या हुआ था कल? कुछ बताओगे? हरिया ने गंभीर आवाज में पूछा। वो हरिया बाबा, मुझे एक डायरी मिली थी जो किसी ने अपने हाथ से लिखी थी। यहाँ जाने कब से कागजों की पोटली में बंधी पड़ी थी। वो मैं घर ले गया था। सुकन्या उसी को पढ़कर इतना रोई थी। ओह, जरूर उसमें कुछ ऐसा होगा जिसका संबंध सुकन्या से है। मेरी बच्ची ने इस पद्मनी जीजी के कारण बहुत दुख भोगे है। शायद अब कुछ सबूत मिला है। हरिया गहरी सांस लेकर बोला। हरिया और अर्जुन एक बड़ी हवेली नुमा मकान के सामने खड़े थे, जो गांव से 1.5-2 घंटे की दूरी पर था और शहर भी आधा घंटे की दूरी पर था।
आओ एक बात सुन और समझ लो, यहाँ किसी पर विश्वास मत करना। बस अब तुम और हम एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो चुपचाप अपना काम करो और कुछ ठोस सबूत ढूंढो, वो भी सावधानी से। ऐसा ना हो कि फंस जाओ। हरिया ने कहा। जी। अर्जुन उनके पीछे पीछे अंदर आ गया था। आधुनिक सुविधाओं से युक्त था ऑफिस। लोग काम कर रहे थे। ऐसा क्या काम है? पता चला वह एक कॉल सेंटर है। अर्जुन को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। हरिया ने उसे फिर अकाउंटेंट का काम थमा दिया। तुम्हें यहाँ सारा काम देखना है। पद्मनी जीजी चाहती है कि अब तक जितना भी लेन देन हुआ है उसकी जानकारी तुम इस तरह एकत्र करो कि उन्हें समझ आ जाए। वो ये ऑनलाइन वगैरह नहीं समझती, उन्हें सब रजिस्टर में चाहिए, समझे? लोग अपना काम कर रहे थे। वहां पर एक मैनेजर भी थी जो एक महिला ही थी। बता दिया ना इसे कि यहाँ की जानकारी बाहर गई तो क्या हश्र होता है। ये भरोसे लायक है ना। पास कर दिया पद्मनी मैडम ने। वह औरत हरिया से बोल रही थी। अरे मैडम, जानो तो हो, यहाँ लोग तभी आते हैं जब पद्मनी जीजी की परीक्षा में पास होते हैं। सब समझा दिया है। और आप तो हो ही। आपकी नाक के नीचे कौन धोखा कर सके है? हरिया ने कहा। अगर इसके काम में मुझे संदेह हुआ तो जानते ही होंगे कि फिर क्या हाल होगा इसका। यह तुम इसे समझा देना और लड़के यहाँ आओ, तब इस जगह को याद रखना और बाहर निकलो तो भूल जाना, समझ गए? कहकर वह औरत वहां से चली गई। अर्जुन उसे सवाल भरी दृष्टि से देख रहा था। यह मेजर है यहाँ की, बस इसी नाम से जानते हैं। इसके ऑफिस में कैमरे लगे हैं जो सब पर निगाह रखते हैं, समझे? अपना काम करो और चुपचाप घर जाओ। कहकर हरिया वहां से चला गया। अर्जुन ने लैपटॉप खोला और देखना शुरू किया। उसे हैरत होती जा रही थी। कितना पैसा है पद्मनी जीजी के पास? कहाँ से आता है? क्या करती है ये? उसे सब कुछ रजिस्टर में नोट करना था। थोड़ी देर में वह लेडीज मेजर एक चपरासी के साथ आई। करीब 5 रजिस्टर थे उस चपरासी के हाथ में। ये लो, सारी एंट्री इनमें करो। पिछले 10 साल से यहाँ जो कुछ भी ऑनलाइन हुआ है वह ऑफलाइन नोट करना है, और अगर कहीं भी अंतर दिखे तो मुझे बताना, क्योंकि जिसने पिछली बार यह काम किया था उसने इसमें गड़बड़ की थी, और अगर गड़बड़ करने वाले का हाल देखना है तो मेरे साथ आओ। उसकी नज़रों में जमाने भर की चालाकी थी। अर्जुन ने हामी सिर हिलाया और अपना काम करने लगा। हरिया गाड़ी लेकर घर पहुंच गया था। वह बेसब्री से देख रहा था मोबाइल में समय, कब शाम हो और वह पुरानी जगह पर जाकर सुकन्या से मिले। सुकन्या भी यही कर रही थी। करीब 4:30 बजे वह सावित्री से यह कहकर कि पद्मनी जीजी ने उसे बुलाया है निकल पड़ी। वह वहीं जा पहुंची थी। घंटे भर बाद हरिया भी आ गया था। सुकन्या देखते ही उसके गले लग गई। मौसा जी, देखो मेरी माँ की डायरी। पद्मनी ने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। क्या कह रही है छोरी? दिखा तो सही। हरिया ने डायरी पढ़ी तो बहुत जगह उसका और सुकन्या का नाम था। उस पर हुए अत्याचार का विवरण था। पढ़ते पढ़ते हरिया की आंखें लाल हो गई। गुस्सा और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। तू चिंता मत कर छोरी, हमें पहले संदेह था, तभी तो इनके साथ जुड़े, और आज पक्का यकीन हो गया कि इसने ही मेरी गायत्री को बर्बाद किया है। हरिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मौसा जी, मुझे इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। अब सब्र नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि पद्मनी से पूछूं कि उसने मेरी माँ के साथ क्या मैं कैसे बच गई। मौसा जी, मुझे तो यह भी पता नहीं है। सुकन्या सिसक रही थी। तू परेशान ना हो छोरी, देख अर्जुन काम पर लग गया। पहले हम कुछ सबूत जुटा ले, फिर पद्मनी को तो मैं उठा लाऊंगा और उससे सब पूछूंगा।
बस तब तक शांत रहे। अब वह दिन दूर नहीं, अगर उसे शक हुआ तो मेहनत पर पानी फिरेगा और अर्जुन भी बेचारा संकट में पड़ जाएगा। हरिया ने सुकन्या को समझाते हुए कहा, मौसा जी, आपकी बात समझ रही हूँ, पर नहीं, मन नहीं समझ रहा। मन कर रहा है कि पद्मनी के गिरेबान को पकड़कर पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे मेरी माँ के साथ जीने क्यों नहीं दिया। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो उन्होंने तो मौसी जी को भी गायब कर दिया था, पता नहीं अब वह भी। अब तू घर जा, अंधेरा घिर रहा है और ज्यादा देर मेरा तेरा साथ रहना ठीक नहीं। किए कराए पर पानी नहीं फिरना चाहिए। तेरी, अर्जुन की, उस बेचारी अदिति की, इनके परिवारों की जिंदगी पर जो संकट है वह और बढ़ जाएगा, समझ रही है तू। अर्जुन होशियार है, वह जहाँ गया है वहाँ उसे ठोस सबूत मिलेगा, पर थोड़ा धीरज तो रखना ही होगा। हरिया जाने के लिए खड़ा हो गया था, उसके पास गाड़ी थी। उसने सुकन्या को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और उसे घर से थोड़ी दूर उतार कर चला गया। हरिया को मौसा क्यों बोला सुकन्या ने? क्या वह सुकन्या का मौसा था? क्या गायत्री उसकी साली थी? सुकन्या हरिया के पास कैसे आई? हरिया सुकन्या को छोड़कर पद्मनी के यहाँ लौट आया था। पद्मनी संदेह युक्त नजरों से उसे देख रही थी। देर हो गई पद्मनी जीजी। अर्जुन को काम समझा निकला तो गाड़ी बंद पड़ गई और मैकेनिक ना मिला। फिर वापस जाकर मैकेनिक लाया, तब गाड़ी ठीक हुई। आप संदेह ना करो। हरिया ने एक पर्ची पद्मनी जीजी को थमा दी, जिसमें गाड़ी की मरम्मत की सारी जानकारी थी। इतना तो वह जान ही गया था कि जीजी पल पल को हिसाब रखे हैं। हाँ, वो तो समझ गई, लेकिन तू तो गाड़ी ले पुरानी खंडर की तरफ गयो, वहाँ थारों के काम था। उस खंडर में तो कोई भी ना रबे है। फिर पद्मनी जीजी अब भी घूर रही थी। शायद हरिया को इसका भी अंदेशा था। अरे पद्मनी जीजी, उधर तो यूं ही चला गया। मन्ने याद आयो कि वठे कुछ जरूरी कागजात रह गया है। ये देखो, ये उठावे गया था। आपने उस खंडर में एक बार छुपवाए थे ना, ये पुरानी जमीन के कागजात आपने हस्ताक्षर करवा रखे हैं। यहाँ नहीं मिले तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि कहाँ है, तो आज ध्यान आया। फाइल देख पद्मनी जीजी चौंक गई। अरे हरिया, जी वट्ठी कैसे रह गई? अरे इसमें तो ही तो अर्जुन ने काबू कियो है। इस फाइल में ही तो उनकी शादी के पक्के होने के सबूत है और हमारी करोड़ों की जमीन के कागजात भी है। जे काम बढ़िया करो, तभी तो मैंने नाज है थारे पर। वही तो, आज सवेरे जब अर्जुन फाइल चेक करा रहा था तो जे फाइल मिली कोनी, माथो सटक गयो मारो। तो सोच लियो कि यह फाइल एक बार वहाँ ढूंढ देऊं। छोरा गरम खून को है, कभी सिर उठाए तो जे फाइल काम आवेगी। हरिया ने पद्मनी को बेवकूफ बनाना आसानी से सीख लिया था। बात आई गई हो गई, पर रात को जब हरिया बिस्तर पर लौटा तो सुकन्या का रोता हुआ चेहरा आंखों में घूमने लगा और वह उसे डायरी को पढ़ने लगा। उसमें अतीत का कुछ ऐसा सच था कि वह अतीत में गोते लगाने लगा। वह और उसका परिवार उसी घर में रहता था जहां से सुकन्या की शादी हुई। परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे थे। हंसता खेलता उसका परिवार पद्मनी के परिवार की काली नजरों से न बच सका था। गायत्री बहुत सुंदर और सीधी लड़की थी। उससे बस 2 साल छोटी गंगा और उनका बड़ा बेटा पंकज, जो उससे 2 साल बड़ा था। एक दिन उसे सूचना मिली कि उनका बड़ा दामाद हरिया, गंगा का पति, और उनका बेटा लखपत लापता हो गया। वह गांव पूछा, पर बहुत खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। सबने सोचा कि वह घर छोड़कर चला गया शायद, लेकिन इस शायद में ही परिवार की बर्बादी छिपी थी। करीब 1 महीने तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिला तो हरिया के माता पिता को हरिया की चिंता सताने लगी। सबने विचार करके निर्णय लिया कि हरिया कभी गांव नहीं आएगा और उसके माता पिता हमेशा शहर में उसके साथ रहेंगे तथा 6 महीने में गायत्री और गंगा को भी शहर भेज दिया जाएगा। इसी बीच उनके परिवार के साथ अजीब सी घटनाएं हो रही थी।
ये करीब 27-28 साल पहले की बात है। एक रात उनके खेतों में आग लग गई, सारी फसलें जलकर राख हो गई। कुछ समय बाद ही उनके पालतू मवेशी मरे पाए गए। लोग कहने लगे, पहले दामाद और बेटा, फिर फसल, अब मवेशी। देवता रूठ गए रे। अरे देवता ने राजी करो। उसके ताऊजी इन बातों में विश्वास कम ही करते थे, लेकिन जब विपदा आती है तो आदमी हर वह काम करता है जो उसे बताया जाए। गांव में कभी कोई बात छिपती नहीं। यह बात पहले पंचों के पास, फिर पद्मनी के पिता के पास तक पहुंच गई थी। पद्मनी उस समय 20-22 वर्ष की रही होगी। हर काम में पिता के साथ उन्होंने अपने पुरोहित को भेज दिया था। हरिया और लखपत के यहाँ पुरोहित आया तो पूरा गांव जुट गया। पुरोहित ने घर पर बुरी शक्तियों का साया बताया और सारा दोष ताऊ जी की सोच पर मट दिया। थारे लोगा की मति भ्रष्ट हो गई है। अरे गांव के बाहर सिद्ध मंदिर है, जो उस मंदिर में आस्था नहीं रखे है, नीति नियम ना माने है, देवता उससे रुष्ट हुए है। देवता रुष्ट तो दानव खुश। पुरोहित के इस तरह बोलने से सीधे साधे गांव वाले डर गए। वे ताऊ जी को तरह तरह की राय देने लगे। अरे शांत, तुम लोग पंच क्यों बन रहे हो? इसका फैसला सरपंच और पुरोहित करेंगे। क्यों भाई, इस विपद से मुक्ति पानी है कि नहीं? उन्होंने ताऊ जी से पूछा। लोगों के दबाव और परिवार को होने वाले नुकसान ने ताऊ जी की सोचने समझने की शक्ति को छीन ली थी। उन्होंने हामी सिर हिला दिया। बताओ पुरोहित, उपाय बताओ। आज उनके परिवार पर है तो कल पूरे गांव पर संकट आ सके है। आप तो निदान करो जी। सरपंच ने जब यह कहा तो पूरा गांव समवेत स्वर में यही बोल उठा, थारी छोरी को बिहा कर रिश्ता हवेली वाले बताएंगे और फिर रहस्य में प्रथा पूरी कर देवता भोग मांग रहे हैं। पूरी आस्था से पूरे गांव वाले इस उत्सव को मनाएंगे। देवता प्रसन्न हुए तो धन की बरसात नहीं तो विपद की बरसात। पुरोहित के यह कहने पर सारे गांव वाले एकमत हो गए। गायत्री के लिए रिश्ता हवेली वाले ही लेकर आए थे। सुंदर नैन नक्श, गोरा रंग, छर हरा शरीर, लंबे काले बाल। गायत्री थी ही बहुत सुंदर। ताऊ जी उसे इतनी कम उम्र में बिहाना नहीं चाहते थे, पर हवेली की ओर से रिश्ता और गांव के लोगों का दबाव उन्हें मजबूत कर रहा था। मजबूरन 16 वर्ष की गायत्री का रिश्ता करीब 10 साल बड़े युवक से तय कर दिया गया। ना रूप ना रंग, काला थुलथुल शरीर और शायद दिमाग से भी पैदल। जाने कहां से लाए थे ये लोग रिश्ता। हरिया और लखपत पहुंच गया था तब। लड़के को देख उसे गुस्सा आया तो ताऊ ने उसे चुप रहने को कहा। सरपंच समझ गए थे कि इन लोगों को रिश्ता पसंद नहीं है, तो वे बोल उठे, लड़के का रंग रूप मायने नहीं रखता है। थे लोग परिवार और जमीन जायदाद देखो, थारी छोरी राज करेगी। हवेली का आशीर्वाद और देवता की कृपा थारे पर बरसेगी। हो सके थारा बेटा भी लौट आवे, देवता जरूर उसे वापस करेंगे। गायत्री का भाग्य निर्माण ऐसे लोग कर रहे थे जो भ्रमित हो चुके थे और सत्य नहीं देख पा रहे थे। बेटे और दामाद के सकुशल लौट आने की बात सुन ताऊ यह भूल गए कि गायत्री की भलाई किसमें है। बेटे का मोह हमेशा बेटियों से ज्यादा होता है। बेटा कपूत तो भी घर का दीपक और बेटी हमेशा पराया धन। बेटियों का तो कोई घर कभी कहाँ हुआ। गायत्री का विवाह तो करना ही था। रिश्ता भले ही मनमाफिक नहीं था, पर घर परिवार जमीन जायदाद अच्छी थी। सब लोगों की राय ने ताऊ जी की सोच को एक पल में बदल दिया और 10 दिन के अंदर गायत्री की शादी कर दी गई। गायत्री की विदाई भी तब हुई जब रहस्य में प्रथा हो गई। रहस्य में प्रथा का रहस्य किसी को पता नहीं था। अंधविश्वास की पराकाष्ठा कभी भी सत्य सामने नहीं आने देती। गायत्री चली गई और 2 दिन बाद चाचा जी का बेटा गांव के बाहर बेहोश मिला। यह देखकर सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि देवता ही रुष्ट थे। चाचा जी बेटे के मुंह में बेटी को भूल गए और मान बैठे कि गायत्री तो खुश होगी। 1-2 बार ही आई गायत्री मायके। लखपत भी एक बार ही मिला, मुरझाई और उदास। बहन को देख वह पूछ बैठा था, बहन तू इतनी उदास क्यों है? ससुराल में सब ठीक तो है? यह सुनते ही चाचा जी गरज पड़े थे, अपने काम से काम रख लखपत,
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ब्याह के बाद बेटी को सुख दुख मैके को ना होवे। जिस हाल में वो लोग रखे उसी हाल में रहनो पड़े है। समझदारी से काम ले जे और सबकी सेवा खुशामंद करे तो आराम ही आराम है। पल्ला में तो ना झूले बिटिया, निभानो पड़े है तो निभाए। पर चाचा जी लखपत के शब्द मुंह में ही रह गए थे। उसके पिता ने उसे तुरंत लताड़ लगाई। तू चौधरी क्यों बन रहे हो है छोरा? बेटी इनकी है, अच्छो ही सोचे है। जे लोग बेटियों के ब्याह के बाद ज्यादा सिर कोनी चढ़ाओ जाए, बड़े जो फैसला करे वो ही सही होवे। तू चाल शहर, अब गांव से तेरो वास्तो कोनी। और लखपत के पिता ने गांव से रिश्ता समाप्त कर लिया था। अपनी जमीन बेच शहर आ गए। चाचा जी बदल जो गए थे। हवेली वालों ने गायत्री की जिंदगी तो बर्बाद कर दी थी। चाचा जी ताऊ जी के दिमाग में भी प्रथा का ऐसा विश्वास बैठा दिया था कि वे गांव में इस प्रथा को बढ़ावा देने के साथ उसे सही से पालन करने वाले हवेली के आदमी बन गए थे। उसके बाद लखपत को गायत्री की कोई खबर नहीं मिली। बस करीब 8 साल बाद एक चिट्ठी आई थी, 2 लाइन की उसके नाम की। लखपत ने ये सारी बातें अपनी बहन गंगा को बताई। गंगा ने अपने पति हरिया को बताई। हरिया को चिट्ठी देख आश्चर्य हुआ था। उसने जब वह चिट्ठी खोली तो उसके होश उड़ गए। भैया, मेरी बिटिया इस पते पर है, उसे ले जाकर आप पालना। इसकी सूचना किसी को भी ना मिले। गायत्री। हरिया हैरत में था, समझ नहीं पा रहा था कि इस चिट्ठी का मतलब क्या है। गायत्री ने ऐसा क्यों पत्र भेजा? उसने गंगा की माँ अपनी सासू माँ से बात की। ससुर तो चल बसे थे, बस माँ ही थी। माँ हमेशा से गंभीर पर समझदार थी। तू जा हरिया, इस पते पर जा और देख सच क्या है। लखपत को चाचा जी और ताऊ जी ने आने नहीं दिया। हरिया पहुंचा तो उस पते पर वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। हरिया ने पूछा उससे गायत्री के बारे में तो थे आ गया ले जा बाकी छोरी ने। मेरो बूते कोनी, अब 6 साल की हो गई है अब छोरी। पर गायत्री कहाँ है और उसकी बेटी आपके पास क्यों है? हरिया अब भी नहीं समझ पा रहा था। कैसे समझता, उसे तो गायत्री कभी मिली ही नहीं इतने सालों में। गायत्री कट्ठे है, जे मैं कैसे बताऊं छोरा। मैं तो दाई ठहरी। मैं तो 6 साल पहले दूसरे गांव में बच्चा पैदा करवाई गई। छोरी बहुत कमजोर थी। जब बच्ची पैदा हुई तो हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि कोई पूछे तो कहना मरी हुई लड़की हुई, इसे ले जाओ माई। मेरे पर एहसान कर दो, बचा लो इसे। मैं भाई ने बोल दूं तो वो ले जाएगा, तब तक संभाल ले माई। उसका रोना देख मारे कलेजों कांप गयो। दया आ गई उस पे। मैंने बोल दियो सबसे की बेटी मरी हुई पैदा हुई। मैंने छोरी को कपड़ों में लपेटा और वहां से निकल गई। वैसे भी छोरी की चिंता कोई कौन करे। सबने देखा छोरी ने, पर कोई शंका को नहीं हुई। मैंने तरकीब से छोरी को बेहोश कर दिया था। बूढ़ी औरत बोले जा रही थी और हरिया के पल्ले कुछ ना पड़ रहा था। उसका आदमी नहीं था बट्ठे। आदमी? कौन आदमी? वहां तो औरतें थी। बस एक आदमी पहरा दे रहा था। वहां तो पूछने वाला भी ना था। पर एक बात मन ने परेशान तब भी करी और रोज छोरी ने देख याद आवे है। सारी औरतें बस जे ही बोली, जिंदगी सुधर जागी छोरी की। अच्छो भया जो जन्म लेते ही मर गई, नहीं तो रोज मरती। मैंने पूछा भी तो बोली अपने काम से काम रखो माई, नहीं तो। मैं छोरी ने ले आई और बड़े जतन से पालियो, पर बूढ़ी हड्डियां अभी को भार ना उठा सके तो मैं मिली थारी बहन से। वो जाने कट्ठे जावे को तैयार थी। उसने मने चिट्ठी लिख कर दी सो मैंने डिब्बों में डाल दी। बूढ़ी माई शून्य से देख रही थी। माई, छोरी तो मैं ले जाऊंगा, पर मन ने गायत्री से मिलनो है, कट्ठे जाऊं। हरिया का मन गायत्री के लिए तड़प उठा था। बूढ़ी अम्मा ने उसे रास्ता समझा दिया था। वह वहां पहुंचा और पूछा गायत्री के बारे में, तो औरतें बेशर्मी से हंसने लगी, बेफुजूल की बातें करने लगी। उसे एक पल में समझ आ गया था कि यह औरतें कौन है और क्या करती है। उन्हें गायत्री के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा। उसके पास छोटी सी लड़की खेल रही थी। उसे देख हरिया को गायत्री याद आ गई। रंग जरूर दबा हुआ था, पर नैन नक्श गायत्री से मिल रहे थे। लड़की बूढ़ी अम्मा से अलग होने को तैयार नहीं थी। जब वह सो गई तो हरिया उसे अपने साथ ले आया। जब तक हरिया की सासू माँ जीवित थी, सुकन्या की परवरिश अच्छी हुई। इसी बीच हरिया की पत्नी गंगा भी गायब हो गई थी।
उसका भी कोई अता पता नहीं था। जब हरिया सुकन्या को लेने गया था, फिर हरिया ने सुकन्या शहर के हॉस्टल में डाल दिया। सुकन्या अपनी माँ, अपने पिता के बारे में हमेशा सवाल करती और हरिया बहला देता था। पर जब सुकन्या 16 की हुई तो वह सच जानने के लिए अड़ गई। हरिया उसे क्या बताता। पर 18 की होते होते सुकन्या ने हठ पकड़ लिया। तब सच जान वह हरिया पर पहले बहुत गुस्सा हुई कि उसने उसकी माँ को क्यों नहीं ढूंढा। तब तक हरिया गायत्री का पता लगाने के लिए पद्मनी के यहाँ काम करने लगा था। पर गायत्री तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। चाचा जी और ताऊ जी भी उसके बारे में कोई जानकारी ना दे सके थे। फिर उनका भी देहांत हो गया और हरिया वह भटक रहा था। और फिर सुकन्या की जिद। सुकन्या के मिलने के बाद हरिया ने गायत्री और गंगा को तलाशना जारी रखा। जब बात नहीं बनी तो उसने अपना काम छोड़ दिया, गांव आ गया और पद्मनी के खेमे में जाने की तैयारी करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि गायत्री और गंगा के गायब होने में इन लोगों का ही हाथ है। उसने बड़े पापड़ बेले, तब जाकर वह पद्मनी का विश्वास जीत पाया था। साल बीतते बीतते वह पद्मनी का दायां हाथ बन गया था। पद्मनी के काले कारनामे जान वह हैरत में था। पर उस काले साम्राज्य को खत्म करने के सबूत जुटाने में वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। लेकिन उसके पास बहुत कुछ था, पर गायत्री का पता नहीं चलने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया था। पद्मनी से सीधे सीधे पूछना अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी थी। उसने सुकन्या को अच्छी शिक्षा के साथ आत्मरक्षा के लिए भी हर तरह की शिक्षा दिलाई थी। सुकन्या की भनक भी ना लगने दी थी उसने पद्मनी को। सुकन्या ने अपनी माँ को खुद ही ढूंढने की कसम खा ली थी। हरिया उसे रोक नहीं पा रहा था। तब एक दिन पद्मनी के चेहरे पर गुस्सा देख हरिया ने पूछ ही लिया कि वह कुछ मदद कर सकता हो तो पद्मनी उसे बताए। अर्जुन ने रहस्यमयी प्रथा को लेकर जो संदेह पैदा किया था, पद्मनी उसे समाप्त कर देना चाहती थी। एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग का रूप ले लेती है। अर्जुन का अविश्वास और विद्रोह कब उनके लिए चुनौती बन जाएगा, ये पद्मनी जानती तो नहीं थी। पर अर्जुन के मंसूबों पर पानी फेरकर वह अर्जुन के पर कतरना चाहती थी और यही उनका काम भी था। सो हरिया से उन्होंने सारी योजना बताई। ऐसी लड़की मिले इकट्ठे जो अपने इशारे पर अर्जुन पर नजर रखे। गांव वालों को दिखाना पड़े कि हमारी मर्जी के अनुसार ब्याह करने से कितनो लाभ होवे है। थारी नजर में कोई परिवार है भरोसे लायक जो अपनी लड़की ब्याह दे अर्जुन से। पद्मनी चिंतित थी। लड़कियां तो बहुत होगी, पर यहाँ काम विश्वास से जुड़ा था। अपने गोरख धंधे को बचाने के लिए इस कार्य में पद्मनी नियम पालन करना चाह रही थी। जवाब कौन ही थारे पास हरिया, ब्याह तो करा देऊं, बहू तेरे परिवार है निगाह में, पर लड़की चतुर चाहिए। घर वाली तो मिल जाएगी, पर हमें ऐसी लड़की चाहिए जो अर्जुन को काबू कर सके, उसे डरा सके, उसे इतना मजबूर कर दे कि वह हमारे लिए काम करे। पद्मनी की योजना में सुकन्या को फिट करने का समय आ गया था। उस दिन तो हरिया ने एक दिन का समय मांग लिया और सुकन्या को आकर सारी बात बताई। सुकन्या बिना एक पल गवाए इस बात के लिए तैयार हो गई। पागल हुई है के छोरी, थारो दिमाग ठिकाने है, जानबूझकर आग में कौन कूदे है। तू चैन से अपनी जिंदगी जी, अपने पैरों पर खड़ी हो। हरिया गुस्सा हो गया था। अपने पैरों पर ही खड़ी हो रही हूँ मौसा जी, मैं माँ और मौसी जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि कर्ज है उनका मुझ पर। आप भरोसा रखो मुझ पर, अब पद्मनी को घुटनों पर मैं लाऊंगी। और सोचकर देखो मौसा जी, वो लड़का जो अकेला होकर भी पद्मनी के विरुद्ध खड़ा है, वह हमारे कितने काम का है। हम 3 हो जाएंगे मौसा जी। सुकन्या की बातों में सच्चाई तो थी। अकेला हरिया क्या क्या कर सकता था। छोरी, मैं तुझे संकट में डालकर कैसे मुंह दिखाऊंगा तेरी माँ को। उसने अपनी ममता मार तुझे बचाया
और अब तो उसी नर्क में जाने की बात कर रही। तेरी माँ का त्याग बेकार हो जाएगा। नहीं, ये ठीक नहीं। हरिया का मन नहीं मान रहा था। मौसा जी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपनी माँ और मौसी को, जो उनकी सच्चाई ना जान पाई और जो उनके लिए कुछ ना कर पाई। अगर मेरी माँ और मौसी जिंदा है तो उन्हें मेरी जरूरत है, और नहीं है तो पद्मनी को उसके कर्मों की सजा देकर माँ को न्याय दिलाने की जरूरत है। आप बस मेरे को फिट करो इस योजना में। सुकन्या की जिद ने हरिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पद्मनी जीजी मिल गयो परिवार, पर हरिया कहते कहते रुक गया था। बोल हरिया, देख वक्त को नहीं, पंचायत बैठ रही है, हमारे ऊपर संकट है इस समय, और तू पहेलियां गिना रहा है। पद्मनी बेचैन थी। आपने ही छोरी है पद्मनी जीजी, माँ को नहीं उसकी, थे चाहो तो बस प्रथा। हरिया ने जैसे इन शब्दों में ही सब समझा दिया था पद्मनी को। थारी छोरी बतायो कोनी, बिहा की चर्चा कोनी करी तन्ने, इतनी बड़ी है थारी छोरी, कर लेगी मन जैसो काम। पद्मनी की आंखों में आश्चर्य और संदेह का मिला जुला भाव था। शंका कोनी करो पद्मनी जी, छोरी के बारे में बताना चाहो आपको, पर उसकी पढ़ाई के कारण बता को नहीं पायो। फिर वह छात्रावास में थी, मारे कन्ने तो थी नहीं। हरिया समझ रहा था पद्मनी इतनी जल्दी विश्वास को नहीं करे। शंका की तो बात है हरिया, इतने साल थे हमारे संग हो, चर्चा कोनी करी छोरी की। डर लागे कि पद्मनी जीजी को छोरी के बारे में पता चला तो जीजी छोरी ने हड़प लेगी। अरे अपने भी कुछ नियम कायदे है, थारी छोरी म्हारी छोरी हुई और आपनी छोरी राज करे है, चारा कोनी बने। पद्मनी की बातों में दम तो था। क्षमा कर दो पद्मनी जीजी, आप पर अविश्वास होनी, पर बता ही नहीं पायो। आप एक बार सुकन्या से मिल तो लो, फिर आप जो सजा देना चाहो दे देना। हरिया ने हाथ जोड़ दिए थे। छोरी संग है थारे, कट्ठे है, बतायो कोनी। पद्मनी चौंक पड़ी थी। सुकन्या गाड़ी में बैठी थी। हरिया उसे लेकर आया तो पद्मनी पहले चौंकी, फिर आंखें गड़ाकर उसे देखने लगी। तो ये है थारी छोरी, इसे देख याद आ गई मन किसी की। ऐसो कैसे हो सके है, दुनिया में ऐसो कैसे संभव है। पद्मनी सुकन्या को देख बड़बड़ा रही थी। नमस्ते पद्मनी जीजी, मैं आपको पसंद नहीं आई? अगर नहीं तो मैं चली, मेरे पास समय नहीं है फालतू बातों का, सुकन्या ने स्पष्ट ही पूछ लिया था। अरे छोरी, ऐसी बात कोनी, वो तो। पद्मनी की बात अधूरी ही रह गई थी। सुकन्या बीच में ही बोल पड़ी थी। आप तो सकल सूरत में ही अटक गई पद्मनी जीजी। सकल सूरत से नहीं, काम से इंसान को आंका जाता है। आपको भरोसा हो तो ठीक, और नहीं है तो मुझे दिलाना भी नहीं है। सुकन्या के दो टूक शब्दों से पद्मनी आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। ए छोरी चुप कर, तमीज से बात कर जीजी से। माफ कर देना जीजी, बच्ची है, मुंह फट है, बिन माँ के अकेले पली बड़ी है ना। हरिया गिड़गिड़ाया था। पद्मनी सुकन्या को चुभती नजरों से देख रही थी। शायद इन्हें गायत्री याद आ गई थी। उनके अंदर उमड़ता तूफान उनके चेहरे पर झलक रहा था। सुकन्या भी चतुर थी और पढ़ना जानती थी लोगों के चेहरे। जीजी, आप मुझे यह काम करने दोगी या नहीं? देखो, आप अपनी शंका अपने पास रखो, मुझे ऐसे माहौल में रहने का कोई शौक नहीं। वो तो दादा बोले कि आपने उन पर बहुत एहसान किए हैं, तो इसलिए आ गई मैं। हरिया ने सुकन्या को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि पद्मनी ने हाथ से इशारा कर उसे चुप रहने को कहा। तो छोरी, तुम्हारी मदद करने वास्ते आई है, और कैसे करेगी मदद, बता बता मन्ने, पद्मनी ने पूछा। देखो जीजी, थारे को चाहिए एक लड़की, जो मैं हूँ, आपको दिख रही हूँ ना लड़की जैसी। दूसरे वो लड़की ऐसी हो जिस पर आपको भरोसा हो,
तो वो आप सोचते रहो कि भरोसा कैसे करोगे, क्योंकि मैं तो भरोसा दिलाने की कस्में खाऊंगी नहीं। आपने दादा पर भरोसा किया और मैं उस भरोसे की ईंट हूँ। तीसरी बात, लड़के ने कैसे काबू करना है तो त्रिय चरित्र तो आप भी जानो हो, ना जानो तो अजमा के देख लो। सुकन्या की बात में उसका साहस, उसकी निर्भयता स्पष्ट झलक रहे थे। छोरी क्यों बहस करे है जीजी से, तो उन्हें सिखाएगी के? हरिया ने डांटा था सुकन्या को। दादा आप चिंता क्यों करे है, बात साफ साफ और दो टूक होनी चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, जीजू जीजी की वो जाने। सुकन्या की बातें पद्मनी को प्रभावित कर रही थी। छोरी हार मान ली मैं, तू जीती, पर तू जाने है ना, तेरा ब्याह एक ऐसे छोरा से होगा जो पहले ही ब्याहता है। तू कर पाएगी चे, थारी पूरी जिंदगी को सवाल है। तू हरिया की छोरी है, तुम्हारी भी छोरी हुई। थारा कष्ट ते थारा बाप को नहीं देख सके है तो। अरे पद्मनी जीजी आप चिंता मत करो, और दादा जाने है कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। मैं पीछे ना हटूंगी, और मुझे रुलाने वाला कोई पैदा ना हुआ अभी। सुकन्या का आत्मविश्वास पद्मनी के लिए आश्चर्यजनक था। तो हरिया आज पंचायत बैठेगी, तू सुकन्या को ले गणपत के घर जा। गणपत के जमीन जायदाद भी है और पक्को मकान भी, बट्ठे ही ले जाओ। ले आऊं छोरी के परिवार को, जे काम काल ही होगा। समझ गयो। पद्मनी को सुकन्या पसंद आ गई थी। जो आज्ञा पद्मनी जीजी। ए छोरी मारे कन्ने आ तो, पद्मनी ने सुकन्या को बुलाया। ले म्हारो आशीर्वाद थारे साथ, कहते हुए उन्होंने सुकन्या को अपने गले से उतारकर सोने की चैन पहना दी। तन्ने दिल जीत लियो छोरी, थारी माँ को नहीं तो आज से तू मने अपनी माई समझ। थारे वास्ते लड़ जाऊं दुनिया से, समझी। कहते हुए उन्होंने सुकन्या का माथा चूम लिया था। हरिया हतप्रभ था पद्मनी के इस बदले रूप से। ये सच बोल रही है या ये भी एक चाल है, समझना मुश्किल था। हरिया यादों में गोते लगा रहा था और चलचित्र के समान सब अब तक की जिंदगी उसकी आंखों में घूम रही थी। यह इंसानी फितरत है कि अच्छी बातें उतनी याद नहीं रहती जितना दर्द भरा अतीत। आज फिर गायत्री जीवंत हो उठी थी। सुकन्या का फूट फूट कर रोना उसका कलेजा चीर रहा था। बस अब उसे हर हाल में ये रहस्य पता करना था कि आखिर गंगा और गायत्री के साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा रखी थी। 3 लोग, तीनों का लक्ष्य एक, पर मंजिल अभी भी मिलेगी या नहीं, कहना ही मुश्किल था। पद्मनी का साम्राज्य पिछले 50 दशकों से फल फूल रहा था। उनके काम करने के तरीके भी अनोखे थे, जिसे आम आदमी समाज सेवा समझकर इज्जत दे रहा था। और पद्मनी चालाक, धूर्त और जालिम औरत थी। उसका यह रूप वही जानता था जो भुक्तभोगी था। दूसरी ओर ममतामयी, दया मूर्ति और सबकी मदद करने वाली देवी की उनकी छवि को खंडित करना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। खास बात यह थी कि उनके जासूस सब जगह निगाह रखते थे, अर्थात जासूस उन्होंने बना नहीं रखे थे, पर सामान्य लोगों से ही वह जानकारी निकलवा लेती थी और उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे ऐसा करके पद्मनी की कितनी मदद कर रहे हैं। आज ही की बात, हरिया की सूचना उससे पहले पद्मनी के पास पहुंच गई, लेकिन अब कुछ करना ही होगा। उधर अर्जुन ऑफिस में काम कर रहा था। पहला दिन था, पर उसकी आंखें पद्मनी के व्यापार की स्थिति का आकलन कर फटी थी। उसने सरसरी तौर पर ही अभी सारी फाइलें देखी थी। व्यापार का प्रारूप अभी भी पल्ले नहीं पड़ा था। एक दिन भी तो नहीं हुआ था उसे इस ऑफिस में किससे डील हो रही थी, डील का उद्देश्य क्या था, डील कौन कर रहा था, सूत्रधार कौन था, यह सब पता करना इतना आसान नहीं था। शाम 6 बजे ड्यूटी चेंज हो गई। अर्जुन को भी काम समाप्त करने के निर्देश मिले। उसने अपना केबिन बंद किया और निकलने लगा तो चौकीदार ने तलाशी ली। जब जाकर बाहर निकला, उसका मोबाइल जो स्विच ऑफ था और लॉकर रूम में जमा था, तब कहीं उसे मिला। यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।
कि वह केबिन में मोबाइल भी नहीं ले जा सकता था। या तो स्विच ऑफ रखकर जमा करना था या फिर ऑन रखना था। रहना तो वह बाहर ही था। अगर किसी से बात करनी होती थी तो वह बाहर आकर ही हो सकती थी। यह सब अटपटा, अविश्वसनीय और संदेहजनक था। इतनी सुरक्षा तो देश के लिए काम करने वाली एजेंसियों की होती है। यह देश सेवा तो हो नहीं रही थी। अर्जुन घर पहुंच गया था। अदिति का फोन आ रहा था। अर्जुन ने उससे बात की। वह उत्साहित थी। सोनोग्राफी की फोटो भी भेजी थी। अर्जुन यही सोचकर कि इस बेचारी को तो यह अनुमान ही नहीं है कि यह बच्चा, वह तो बस एक सुखद भविष्य का सपना सजोए चहक रही है। अर्जुन भी उसकी खुशी में खुश हो रहा था। फोन कट होने के बाद वह उसने सुकन्या की ओर देखा, जिसकी आंखें सूजी हुई थी, जो चाय लेकर आई थी। अर्जुन को उस पर तरस आया। ठीक हो तुम? मिल ली हरिया जी से? क्या? आपको कैसे पता? तो आपने पढ़ लिया मेरा पर्चा? सुकन्या ने चौंक कर कहा। हाँ सुकन्या, हम एक ही नाव में सवार हैं, भले ही हमारी मंजिलें अलग हो। तो मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? वह डायरी तुम्हारी माँ से कैसे जुड़ी है और तुम कैसे कह सकती हो कि यह उनकी लिखी है? बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का होगा। मेरी भी तो हर बात तुम्हें पता है ना। अर्जुन उसके पास आ गया था, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर यही बोल रहा था कि अब समय एक साथ आगे बढ़ने का है। मुझे पता है कि हरिया जी भी। चुप, एकदम चुप, ऐसी बातें यहाँ मत करो। रात के 12 बज रहे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे। अर्जुन लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग देख रहा था, लेकिन सुकन्या, वह करवट बदल रही थी। उसकी बेचैनी अर्जुन से छुपी नहीं थी, पर वह अर्जुन से खुलकर बात भी नहीं कर रही थी। वह अचानक उठकर बैठ गई। अब और नहीं, अब इन पैंतरों से काम नहीं चलेगा। अब समय नहीं है। हमने बहुत समय गवा दिया। क्या कह रही हो तुम? जरा मुझे खुलकर बताओगी? हमारी मंजिल एक ही है, फिर भी तुम अकेले लड़ रही हो। सच्चाई बताओगी? अर्जुन ने सुकन्या के अंदर उफनते हुए तूफान को पहचान लिया था। वह जब से आया था तब से देख रहा था कि सुकन्या के अंदर कुछ मचल रहा है, पर वह बोल नहीं रही है। यह मेरी माँ और मौसी की जिंदगी का सवाल है। अब मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्या है सुकन्या के मन में? अब वह क्या करेगी? पद्मनी का पर्दाफाश करने के लिए जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी के अगले भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।